इस बार हमारी श्रृंखला किस्से संगीत के का नया एपिसोड गज़ल गायकी की लंबी यात्रा के बारे में है। इस बार हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि पिछले 2 दशकों में जगजीत सिंह, पंकज उधास, मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली जैसे गज़ल गायक संगीत परिदृश्य पर क्यों नहीं उभर पाए हैं। ये तो आपको पता होगा, गज़ल बारास्ता पर्शिया और अरब देशों के भारत में आई थी, लेकिन यहाँ आई तो यहाँ की होकर रह गई। हैदराबाद दक्कन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह 15वीं शताब्दी में शासन करते थे। वो शासक होने के साथ साथ तेलुगु और उर्दू में कविता भी करते थे। उनकी शायरी का एक संकलन भी प्रकाशित हुआ था। उनकी एक गज़ल बड़ी मकबूल थी, पियाबाज प्याला। इसके बाद मीर, सौदा, इंशा, जौक, मोमिन, गालिब का भी दौर आया। दाग, अमीर मीनाई ये भी हुए। गज़ल का शाब्दिक अर्थ स्त्रियों के बारे में बातचीत है। 18वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में गज़ल का यही स्वरूप रहा। एक अपवाद गालिब जरूर थे जिन्होंने अपनी शायरी में इश्क मुश्क के साथ साथ दर्शन को भी जगह दी। 19वीं शताब्दी में देश में आज़ादी की चेतना जगी। उसके साथ साथ गज़ल का कलेवर भी बदलना शुरू हुआ। हाली, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त और इकबाल की शायरी में वो तेवर दिखाई देने लगे जो सत्ता से सवाल करते थे। हालांकि ज़्यादातर सवाल चाशनी में लिपटे हुए होते थे। एक दौर जिगर मुरादाबादी, हसरत और फ़राक का भी हुआ। इन्होंने महबूब की दुनिया से गज़ल को निकाल कर चलती फिरती दुनिया में पहुंचा दिया। इसके बाद जानिसार अख्तर, मजाज, मजरूह, साहिर लुधियानवी, खतील शिफाई, फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जालंधरी, जोश मलियाबादी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, इन्होंने भी शायरी को एक नई बुलंदी, नए अंदाज में पहुंचा दिया। दुष्यंत कुमार जैसे भी कवि या शायर हुए जिन्होंने गज़ल को आम आदमी के अस्तित्व का परचम बना दिया। ये सब सिलसिला मुसलसल जारी है। गज़ल गायकी के बारे में बात करने से पहले शायरों का जिक्र इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गायक की आवाज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, साज के साथ उनकी जुगलबंदी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक शायरी अच्छी नहीं होगी लोग क्या सराहेंगे। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं, गज़ल गायकी। तो मित्रों, गज़ल शुरुआत में दरबारों में शासकों और उनके मुसाहिबों के दिल बहलाने के लिए गाई जाती रही थी। अब बात स्वरूप कुछ गज़ल गो ऐसे थे जो आम आदमी के लिए भी गज़लें लिखते थे, पर उनकी तादाद कम थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद में राज दरबार उजड़े तो गज़ल कोठे की मल्लिका बन गई। एक दौर वो आया जब टेक्नोलॉजी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, ग्रामोफोन लोकप्रिय हुआ, रिकॉर्डिंग कंपनीज़ अस्तित्व में आईं
तो गज़ल गायकी को एक अलग ही माध्यम मिल गया। बेगम अख्तर साहिबा ने इसी दौर में गायकी की शुरुआत की थी। उन्होंने तो गज़ल गायकी में काफ़ी सारे नए प्रयोग भी किए। गज़ल के मीटर के अनुरूप कमोद तिलक, मिश्र बहार, भूप, मांड, गारा का खूब इस्तेमाल किया, अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ भी किया। इसी दौर में मल्लिका पुखराज, नूरजहां, के.एल. सहगल, पंकज मलिक अपने अपने अंदाज में गज़ल गाने का सिलसिला शुरू कर ही दिए थे। हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर में फिल्मों में अक्सर गज़ल की सिचुएशन निकाली जाती थी। 1954 में पहली बार एक ऐसी फिल्म भी आई जिसमें गज़लें ही गज़लें थीं। फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। इन गज़लों को संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया। संगीतकार मदन मोहन ने लता मंगेशकर के स्वर में कई बेहतरीन गज़लें रिकॉर्ड की। यूं हसरतों के दाग ऐसा ही एक बेहतरीन प्रयास था। गायक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी कई गज़लें बेहद लोकप्रिय हुई थीं। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, तुम्हारी जुल्फ़ के साये में सदाबहार गज़लें बन चुकी हैं। 1981 में फिल्म आई उमराव जान। इसमें खयाम के संगीत निर्देशन में आशा भोसले द्वारा गाई गज़लें फिल्म संगीत के इतिहास में बेहतरीन गज़लें बन गईं। 1982 में फिल्म बाज़ार में खयाम ने एक बार फिर से लता, आशा, जगजीत कौर के स्वरों को इस्तेमाल किया और गज़लों का जादू जगा दिया। लेकिन कुल मिलाकर छठे दशक से फिल्मी संगीत में पुरानी कशिश, माधुर्य धीरे धीरे गायब होने लगे। लोग विकल्प की तलाश में थे। शास्त्रीय संगीत को सराहने वालों का तो हमेशा से एक सीमित वर्ग रहा है, तो वहाँ बात नहीं बन सकी। तभी राजेंद्र मेहता और नीना मेहता, इनकी जोड़ी ने गज़लों को फिल्म संगीत के मुकाबले एक वैकल्पिक मंच प्रदान किया। गज़ल की मिठास, बेहतरीन कंपोजिशन, आसान शब्दों में छुपे रुमानी और फिलॉसफिकल अंदाज लोगों को खूब भाए। तुम मुझसे मिलने आ जाना गज़ल बेहद लोकप्रिय हुई। उधर सरहद के पार पाकिस्तान में मेहंदी हसन, गुलाम अली ने भी गज़ल गायकी को सीमित श्रोता वर्ग से निकालकर बड़े मकाम पर पहुंचाया। उनकी गायकी की सुगंध हिंदुस्तान में भी पहुंची। धीरे धीरे भारत में गज़ल गायकी के नए सुपरस्टार आए। जगजीत सिंह और चित्रा, भूपेंद्र मिताली, सोनाली और रूप कुमार राठौर, भाइयों की जोड़ी अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। इन्होंने गज़ल गायकी के माहौल को खुशनुमा बना दिया। इधर पंकज उधास, उनके बड़े भाई मनहर, और उधर भजन गाते गाते गज़ल गायक बने अनूप जलोटा, मखमली आवाज़ वाले चंदन दास, तलत अजीज़, हरिहरन, घनश्याम वासवानी, अशोक खोसला, ये सब भी धीरे धीरे गज़ल गायकी के स्टार बन गए। मुझे याद आ रहा है 8वें दशक में म्यूज़िक इंडिया ने लीला कैंपस की होटल में एक ख़जाना नाम की श्रृंखला प्रारंभ की थी। इसमें सारे गज़ल स्टार को
एक मंच दिया गया। इस कार्यक्रम को ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला। देश के कोने कोने से गज़ल गायकी के सितारों को खूब प्रोग्राम मिलने लगे। जिन जिन देशों में भारतीय मूल के लोग हैं, वहाँ भी इन गज़ल गायकों की काफ़ी धूम रही। धीरे धीरे ये क्रेज़ कम होता गया। पिछले 20 सालों में एक आध बात को अगर छोड़ भी दें तो मुझे नहीं लगता कि गज़ल गायकी का कोई सुपरस्टार बना हो। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए ये सुपरस्टार भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। ये एक ख़ास इमेज और एक ख़ास शैली में टाइप्ड होकर रह गए। डिजिटल क्रांति भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। हर किस्म का गीत संगीत मोबाइल पर ही मिलने लगा। इससे रिकॉर्डिंग कंपनियों का अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया। पहले रिकॉर्डिंग कंपनी कलाकारों को खोजबीन करने और उनको प्रमोट करने में काफ़ी पैसा भी लगाती थी और एक प्लेटफॉर्म भी देती थी। अब कलाकारों के लिए ये सब उपलब्ध नहीं रहा। टीवी पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुए, जैसे इंडियन आइडल, लेकिन इनके ज़रिए केवल प्लेबैक सिंगर के क्लोन ही मिल पाए। बेहतरीन गज़लें आज भी कही जा रही हैं, अच्छे गायकों की भी कमी नहीं, लेकिन गज़ल गायकों को आगे बढ़ाने के लिए वो पुराना सिस्टम अब उपलब्ध नहीं है। इस सब के बीच गज़लों के शौकीन मजबूरी में अपने उन्हीं पसंदीदा गज़ल गायकों की पुराने हिट गज़लें सुन रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है नई टैलेंट आए, नए सुपरस्टार गढ़े जाएं। उसके लिए एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ये प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा ये समय ही बताएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आपकी फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ।